हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिशा नाज और आप देख रहे हैं दिशा प्रोडक्शन। आज मैं बात करने वाली हूँ इट्स ओके टू नॉट बी ओके कोरियन ड्रामा के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामा के कास्ट के बारे में। इस ड्रामा के कास्ट है किम सू ह्यून और से यो जी। इस कहानी में एक लड़की रहती है जिसे सब मॉन्स्टर बुलाते हैं, क्योंकि मानना ये रहता है कि वो अपने साथ मौत का साया लेके घूमती है, इसीलिए वो लड़की हमेशा अकेले रहती है। ये कहानी शुरू होती है एक एनिमेटेड स्टोरी से रिलेटेड, जहाँ एक लड़का पानी में डूब रहा होता है और एक लड़की उस लड़के को जाकर बचाती है। उसके बाद से वो लड़का उस लड़की के पीछे पीछे हर वक्त घूमते रहता है और वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ। तो फिर वो लड़की क्या करती है, उसके सामने एक तितली का पंख तोड़ देती है। वो लड़का उस वक्त डर के भाग जाता है और वो लड़की फिर अकेली हो जाती है। हाँ, एक फीमेल बोलती है और तुम हमेशा अकेली ही रहोगी। मोनियांग बोलती है यस मॉम। तो इस लड़की को इस ड्रामे की मेन लीड मोनियांग के साथ कनेक्टेड किया जाता है। मोनियांग एक ऑथर रहती है जो फैंटेसी स्टोरीज लिखती है। अब हम बात करेंगे इस ड्रामा के मेन लीड हीरो कांगते की। कांगते अपने बड़े भाई सांगते के साथ रहता है। कांगते एक मेंटल हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर का काम करता है। कांगते को इस ड्रामा में बहुत ही धैर्यवान दिखाया गया है, यानी कि वो बहुत पेशेंस से काम करता है। वो अपने पेशेंट के साथ एकदम नॉर्मली बहुत नरमी से बिहेव करता है। फीमेल लीड मोनियांग को बिल्कुल ही अपोजिट दिखाया गया है। वो इस ड्रामे में काफ़ी कॉन्फिडेंट और फैशनेबल दिखाई गई है, यानी कि इस ड्रामे में आप मोनियांग को बहुत ही अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहने हुए दिखेंगे और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करती है, अपनी शर्तों पर चलती है, अपने दिल की सुनती है। उसका जो दिल करता है वो ही करती है, भले ही उसका परिणाम जो भी हो वो अपने दिल की करती है। मोनियांग को इस ड्रामे में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित बीमारी में दिखाया गया है। इस बीमारी में आदमी सही और गलत में फैसला नहीं कर पाते हैं और झूठ बोलते हैं और खुद को भी हार्म करते हैं, दूसरे को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस बीमारी में ये सब कुछ होता है। मोनियांग के पास एक बच्ची और उसकी माँ आती है। वो बच्ची बोलती है कि वो मोनियांग की बहुत बड़ी फ़ैन है, उसे मोनियांग की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मोनियांग उसे अपने पास बुला लेती है और उसे ऑटोग्राफ देती है और बच्ची मोनियांग को ये कम्प्लीमेंट करती है कि आप बहुत सुंदर हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। मोनियांग उसे बोलती है कि तुम मेरी फ़ैन नहीं हो। उसे ये बोलकर डरा देती है और बोलती है कि उसकी स्टोरीज़ में प्रिंसेस नहीं बल्कि विचेस सुंदर होते हैं। तो वो बच्ची वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त अभी सांगिन यहाँ आ जाता है। सांगिन मोनियांग की पब्लिशिंग कंपनी का सारा जिम्मेदारी उठाता है और इसके अलावा मोनियांग की बीमारी और पास्ट के बारे में सिर्फ सांगिन को ही पता रहता है। इसलिए मिस मोनियांग जो कुछ भी ड्रामा क्रिएट करती है या जो कुछ भी करती है, उसकी साफ़ सफाई या उसकी ठीक करने की जिम्मेदारी तो सांगिन का ही रहता है। और इधर हॉस्पिटल में गांगते अपने भाई से बात करता रहता है और बात ही बात में उसे बताता है कि उसकी फेवरेट ऑथर मोनियांग यहाँ हॉस्पिटल में आने वाली रहती है। गांगते का भाई मोनियांग की आने की खबर को सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। तो उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर गांगते उसे प्रॉमिस करता है कि वो मोनियांग का ऑटोग्राफ उसे लाकर देगा। गांगते का भाई मोनियांग का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहता है। वो मोनियांग की सारी स्टोरीज़ और फेरी टेल्स पढ़ता है और मोनियांग की सारी स्टोरीज़ और फेरी टेल्स उसे बहुत ही पसंद रहती हैं। मोनियांग फिर यहाँ इस हॉस्पिटल में आती है जहाँ कांगते काम करता है। इस हॉस्पिटल में आकर मोनियांग हॉस्पिटल में स्मोकिंग करती है, लेकिन आप सभी को तो पता है हॉस्पिटल में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो जब कांगते की नज़र मोनियांग पर पड़ती है तो वो उसे स्मोकिंग करने से रोकता है और इसी तरह ड्रामे में हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात शुरू होती है। और अब मोनियांग अपनी बुक की स्टोरीज पेशेंट को पढ़कर सुनाती है, मगर उसकी बुक रीडिंग के इवेंट इंटरप्ट हो जाते हैं क्योंकि एक पेशेंट अपने रूम से भाग निकलता है, क्योंकि वो अपने आप को और अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता है। आगे वो पेशेंट अपनी बेटी को ढूंढ निकालता है और उसे मरने के लिए कहता है। तब वहाँ मोनियांग इंटरफेयर करती है, मगर वो पेशेंट मोनियांग का ही गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है।
तो अब यहाँ मोनियंग को फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा ही उसके पापा ने किया था। उसके बाबा ने भी उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। सही टाइम पर कांगते यहाँ आ जाता है और मोनियंग को उस खतरनाक पेशेंट से बचा लेता है। मोनियंग गुस्से में आकर उस पेशेंट को चाकू से वार करके घायल करना चाहती है, मगर कांगते यहाँ बीच में आ जाता है और खुद घायल हो जाता है। तो अब मोनियंग कांगते के हाथ में रुमाल बांध देती है। तो आगे अब फिर कांगते को इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के बीच में भाग निकलता है और वो इंसान कांगते की ही अंडर केयर में था। कांगते अपने दोस्त के साथ अपना घर जाता है और एक फेक ऑटोग्राफ अपने भाई को दे देता है, मगर उसके भाई को ये पता चल जाता है कि वो ऑटोग्राफ फेक है। तो इसकी वजह से उसका भाई बहुत अपसेट हो जाता है। और इधर सांगिन बार बार कांगते को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये डर लगा रहता है कि कांगते मोनियंग की वजह से घायल हो गया है और कांगते इस वजह से मोनियंग के ऊपर कोई चार्ज फाइल ना कर दे। सांगिन को बार बार इग्नोर करने के बाद अब फाइनली कांगते उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये होती है कि उसे मोनियंग का ऑटोग्राफ चाहिए रहता है, जो कि वो अपने भाई को देना चाहता है। तो अब अगले दिन कांगते की मुलाकात फिर से मोनियंग से हो जाती है, लेकिन मोनियंग यहाँ मिसअंडरस्टैंड करती है। वो सोचती है कि कांगते यहाँ सांगिन से पैसे वसूलने आया है। तो वो कांगते से पूछती है कि सांगिन ने उसे कितने पैसे दिए। तो कांगते ये बोलता है कि वो यहाँ पैसे लेने नहीं आया है, वो उससे फिर से मिलने चाहता था, क्योंकि मोनियंग की आंखें उसे किसी की याद दिलाती है। और इसके बाद सारा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चाइल्डहुड से ही हीरो और हीरोइन का एक गहरा कनेक्शन रहता है, और जो एनिमेटेड स्टोरी आपने पहले देखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि हीरो और हीरोइन की ही स्टोरी थी। फिर मोनियंग यहाँ कांगते से कहती है कि बुरी मेमोरीज इंसान के दिल में बहुत लंबे समय तक रह जाती है। और फिर वहाँ सांगिन और आर्ट डायरेक्टर जिंजू आ जाते हैं और वहाँ कांगते ये क्लियर कर देता है कि वो यहाँ कोई भी पैसे लेने नहीं आया है और उसे किसी भी तरीके का कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर जिंजू यहाँ कहता है कि वो मोनियंग का ऑटोग्राफ लेने आया है। इस बात को सुनकर मोनियंग बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है और कांगते थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर मोनियंग कांगते को अपनी अपकमिंग बुक ज़ॉम्बी बॉय पर साइन करके दे देती है और उसे ये पता चलता है कि कांगते को ये ऑटोग्राफ अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए चाहिए था। फिर कांगते वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोनियंग उसे अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि वो उसे पाना चाहती है। तो मोनियंग अपने डायरेक्टर जिंजू को ये काम सौंपती है कि वो कांगते की हर खबर, हर डिटेल्स लाकर उसे दे। और यहाँ कांगते घर आकर वो बुक अपने बड़े भाई सांगते को दे देता है। सांगते वो बुक पाकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस बुक में मोनियंग का ऑटोग्राफ नहीं है, बल्कि मोनियंग अपनी नई बुक लॉन्च पार्टी में उसे इनवाइट किए रहती है, जहाँ वो जाकर उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकता है और उसका ऑटोग्राफ भी ले सकता है। क्योंकि कांगते बहुत ही बिजी रहता है, इसलिए वो चाहता है कि उस बुक लॉन्च पार्टी में उसका दोस्त उसके बड़े भाई सांगते के साथ जाए। तो वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है और उसका दोस्त सांगते के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। और अब यहाँ कांगते से मिलने जूरी आती है। जूरी बचपन से ही कांगते को पसंद करती है। जूरी इस ड्रामे की सेकंड लीड हीरोइन है, क्योंकि वो मोनियंग से भी कनेक्टेड है और जूरी उसी हॉस्पिटल में काम करती है जिस हॉस्पिटल में मोनियंग के डैड एडमिट हैं। जूरी यहाँ इसीलिए आती है क्योंकि उसे मोनियंग के डैड के ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ पेपर्स पर मोनियंग के साइन चाहिए रहता है, लेकिन मोनियंग वहाँ हॉस्पिटल जाकर सिग्नेचर करने से इनकार कर देती है और उसे ये भी चैलेंज करती है कि अगर उसे ही इतनी फ़िक्र है तो वो यहाँ आकर खुद उसकी सिग्नेचर ले जाए। तो इसीलिए जूरी यहाँ मोनियंग की सिग्नेचर लेने के लिए आती है। तो अब जूरी यहाँ कांगते को ये सजेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ उसी हॉस्पिटल में काम करे। जूरी यहाँ कंट्री साइड में एक स्मॉल टाउन पर रहती है, जो कांगते का भी होम टाउन रहता है। तो अब यहाँ कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और यहाँ ये दिखाया जाता है कि कांगते जब छोटा था तो उसकी माँ का मर्डर हो गया था और उसका बड़ा भाई विटनेस था, लेकिन उसका बड़ा भाई का ये कहना रहता है
कि बटरफ्लाइज ने उसकी माँ का मर्डर कर दिया है। और कांगते अपने बड़े भाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि उसे और उसके बड़े भाई को अलग अलग रहना पड़ेगा, जहाँ उसे एक चिल्ड्रन होम में रहना पड़ेगा और उसके बड़े भाई सांगते को एक ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ बहुत ही अजीब अजीब लोग रहते हैं। उसके बड़े भाई को तितलियों से बहुत ही डर लगता था और वो तितलियों से हमेशा डरता रहता था, और कांगते उसके बड़े भाई की वजह से ही बार बार अपनी रहने की जगह बदलता रहता था। तो अब कांगते अपने बड़े भाई को लेकर मोनियंग की बुक लॉन्च इवेंट पार्टी में जाता है, जहां उसका बड़ा भाई एक डायनासोर के आउटफिट पहने हुए बच्चे के पास जाता है। वहां उस बच्चे के गार्जियन उसकी बाल पकड़कर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा इल रहता है। और इधर कांगते अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था कि उसने वो सिचुएशन देखा और दौड़ कर आया सिचुएशन संभालने और अपने भाई को संभालने के लिए। और इसी वक्त मोनियंग यहाँ आती है और इंटरफेयर करती है और वो उस बच्चे के गार्जियन को सबक सिखाती है, बिना ये सोचे कि इसके बाद उसकी इमेज पब्लिकली ख़राब हो जाएगी। और अब एक इंसान जो बुक क्रिटिसाइज करता है वो मोनियंग के पास आता है और उसे उल्टी सीधी बातें सुना देता है। मोनियंग इसकी वजह से बहुत ही गुस्सा हो जाती है, तो कांगते उसे कूल डाउन रहने को बोलता है, लेकिन मोनियंग फिर भी उस इंसान को सीढ़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो इंसान हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। आगे कांगते उसे काम डाउन कराता है, तो मोनियंग इससे इम्प्रेस्ड होकर उसे ये ऑफ़र करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन कांगते ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है कि वो किसी और को ढूंढ ले। तो अब कांगते ये सोचता है कि वो अपने पुराने होम टाउन में वापस चला जाएगा अपने भाई को लेकर। तो वो अपने भाई से ये पूछता है और उसका भाई एग्री हो जाता है, तो वो अपने भाई और दोस्त को लेकर अपने होम टाउन वापस चला जाता है। तो जैसे ही मोनियंग को ये पता चलती है कि कांगते अपने होम टाउन वापस चला गया है, तो मोनियंग भी वहाँ पहुँच जाती है और सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाती है कांगते से मिलने। तो कांगते उससे ये पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, तो मोनियंग सिंपली ये जवाब देती है कि वो उसे पसंद करती है, वो उसे चाहती है। तो अब हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट वहाँ आते हैं और मोनियंग को ये कहते हैं कि वो यहाँ रह सकती है और अपनी स्टोरीज पेशेंट को पढ़कर सुना सकती है। बदले में उसे अपने डैड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और वो मोनियंग को इस जॉब पर रख लेंगे। और मोनियंग यहाँ एक बहुत ही पुराने बंद पड़े घर में आती है, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। और मोनियंग यहाँ रहती है तो उसे बहुत ही डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं और वो डर जाती है। लेकिन वो कांगते का इमेज अपने दिमाग पर सोचते ही काम हो जाती है, शांत हो जाती है। दूसरे दिन मोनियंग हॉस्पिटल में जाकर कांगते से मिलती है और उससे काफ़ी बातें करती है, लेकिन मोनियंग की बातें को सुनकर कांगते काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो अब इस हॉस्पिटल पर एक असेंबली मैन का बेटा इलाज के लिए आता है, लेकिन वो यहाँ से भाग निकलता है और मोनियंग के पास जा पहुँचता है और मोनियंग उसे अपनी गाड़ी पर बैठाकर वहाँ से ले जाती है। तो अब कांगते को ये बात पता चल जाती है और वो मोनियंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और मोनियंग को बहुत ही रोकने की कोशिश करता है। तो अब मोनियंग उस लड़के को उसके डैड के इलेक्शन इवेंट पर ले जाती है, जहां वो लड़का अपनी सारी भड़ास निकाल देता है कि बचपन से उसकी दिमागी बीमारी की वजह से उसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। कांगते भी ये सब रोकने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता है ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। इस इंसिडेंट के बाद उस लड़के की हालत काफ़ी सुधर जाती है, लेकिन उसके डैड की इमेज जो पब्लिकली ख़राब हो गई है उसकी वजह से उसके डैड हॉस्पिटल में आकर बवाल मचा देते हैं और कांगते को थप्पड़ भी मार देते हैं। अब मोनियंग बार बार कांगते के पीछे पीछे घूमती रहती है और बार बार उसका पीछा करती रहती है। वो जहाँ जहाँ जाता है वहीं वहीं जाती है, लेकिन कांगते उसे बार बार वार्न करता है कि वो उसके पीछे ना घूमे। लेकिन मोनियंग उसे कन्फेस कर देती है कि वो उसे प्यार करती है, उसे पसंद करती है और उसे आई लव यू भी कह देती है। लेकिन कांगते मोनियंग की बातों का कुछ जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब मोनियंग अपने डैड के पास जाती है और उसका डैड उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं और उसका गला दाबकर उसके मारने की कोशिश करते हैं। इस सब की वजह से मोनियंग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है
और इधर कांगते भी अपनी बचपन की बातों को सोचकर डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है कि बचपन में उसकी मॉम सिर्फ उसके बड़े भाई की ही बातों को सुना करती थी, उसके बड़े भाई का ही ख्याल रखती थी, उसे बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। जब कांगते को ये पता चलता है कि मुनियंग के डैड ने उसे गला दाबकर उसे मारने की कोशिश की है, तो कांगते मुनियंग को ढूंढने निकल पड़ता है और मुनियंग बाहर बारिश में भीगती हुई मिलती है। फिर कांगते मुनियंग को अपने अपार्टमेंट में ले आता है और दोनों उसी अपार्टमेंट में रात गुजारते हैं। फिर कांगते मुनियंग को ये बताता है कि वो उस गर्ल को भूल जाना चाहता था, इसीलिए नहीं कि वो उस गर्ल को ख़राब समझता था, बल्कि अपनी शर्मिंदगी की वजह से कि वो वहाँ से डरकर भाग गया था। फिर दूसरे दिन मुनियंग और जूरी का आमना सामना हो जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। तो मुनियंग अब हॉस्पिटल में कांगते के भाई के साथ मिलती है, जो वहाँ पर वॉल पे पेंटिंग बना रहा था। तो मुनियंग उसके पास जाकर पूछती है कि क्या वो उसके साथ फन करना पसंद करेगा। तो कांगते का भाई हाँ बोल देता है और मुनियंग उसे अपने साथ अपने घर ले चलती है। तो अब कांगते मुनियंग के घर जाता है और देखता है कि उसका भाई वहीं पर ही है। तो अब कांगते वहाँ मुनियंग से बात करता रहता है और मुनियंग उससे पूछती है कि वो कब से जानता है कि वो बचपन वाली गर्ल मुनियंग ही है। तो कांगते उसे बताता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तभी से वो जानता था कि वो बचपन वाली गर्ल वही है। कांगते उसे ये भी बताता है कि उसके लिए उसकी अपनी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो अपने भाई का ख्याल रखना चाहता है। तो मुनियंग उसे बोलती है कि वो यहाँ रहकर भी अपने भाई का ख्याल रख सकता है। तो वो मुनियंग को मना कर देता है और ये बोलता है कि वो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता है जिसकी ज़रूरत दूसरे को हो। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस गाने की एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।